Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो 6 जुलाई को होने वाला था हिंदी का, वो अब पोस्टपोन होके आप लोगों का कब होगा, 17 जुलाई को होना निर्धारित हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आज आप लोगों का जो क्लास है ये आप लोगों का पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले आप लोगों को हमने पार्ट 1 क्लास दे दिया है जिसमें आप लोगों को हमने लॉन्ग क्वेश्चन कराए। आज आप लोगों का जो है पार्ट 2 आप लोगों का है स्टूडेंट। इसमें हमने आप लोगों का 2025 का जो है शॉर्ट क्वेश्चन को लिया है और पार्ट 1 में जो था आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए देखिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कार्यालय आदेश क्या है, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। तो देखिए, कार्यालय आदेश किसी सरकारी या निजी संस्थान के उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित निर्देश होता है। यह हमेशा वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ कर्मचारियों की ओर यानी ओर होगा यहाँ पर, ठीक है, ओर यानी ऊपर से नीचे भेजा जाता है, जिसका पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, तो देखिए कार्यालय आदेश का एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे आप लोगों के कॉलेज में जैसे कोई नोटिस आती है तो क्या हुआ, नोटिस कौन लिखता है, नोटिस जो आप लोगों का प्रधान जो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो लिखते हैं, लिखवा कर फिर क्या करते हैं, मतलब टीचर्स के पास भेजते हैं। फिर टीचर्स क्या करते हैं, पूरे क्लास में उसको सुनाते हैं। तो ये क्या हुआ, तो मतलब उसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल जी के द्वारा जो लिखा गया जो कार्यालय आदेश या नोटिस थी उसको क्या हुआ, टीचर्स ने भी फॉलो किया, साथ ही साथ क्या है आप स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। तो यही हुआ, ऊपर से नीचे की ओर जो है लिखा गया आदेश ही क्या है, कार्यालय आदेश के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, कार्यालय आदेश के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए, कर्मचारियों को कार्य सौंपना या उनके कर्तव्य में बदलाव करना। दूसरा क्या है, कार्यालय में अनुशासन बनाए रखना, समय में परिवर्तन या अवकाश की घोषणा करना। तीसरा क्या है, कर्मचारियों का स्थानांतरण या पदोन्नति करना। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों आपके उद्देश्य होंगे। अब आइए देखिए, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होता है। तो कार्यालय आदेश का उदाहरण देखिए क्या है, यहाँ कार्यालय आदेश का एक मानक प्रारूप जो है स्टैंडर्ड दिया गया, जिसे कर्मचारियों के लिए जो है स्थानांतरण करने के लिए जो जारी किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कार्यालय आदेश जैसे आपका क्या है जो है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आया। ठीक है, गृह विज्ञान लखनऊ। ठीक है, संख्या जो है कितना 125/2026 कार्मिक 1 जून क्या है, ये कब मतलब लाया गया था, 28 जून 2026 को ये लाया गया। ठीक है, तो अब आइए देखिए उसमें क्या दिया गया, तो उसमें देखिए जितने भी मतलब जो है वहाँ पर अधिकारी लोग होंगे उनका जैसे कोई किसी का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, वर्तमान पद से जैसे नवीन पद की स्थापना करने के लिए जो क्या है वो कार्यालय आदेश दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका अधिकारी का नाम, जैसे 3 कॉलम हम बना लेंगे, तो अधिकारी का नाम, दूसरा क्या हो जाएगा वर्तमान पदस्थापना, और तीसरा क्या कॉलम बना देंगे हम, नवीन पद स्थापना यानी। ठीक है, तो अधिकारी का नाम जैसे मान लीजिए श्री रमेश कुमार हो गए, और ये उनका वर्तमान पद स्थापना क्या है, यानी किस पद पे वो कार्यरत है। तो देखिए सहायक अनुभाग अधिकारी लखनऊ। अब उनको नया पद कहाँ पर मिला है, देखिए लखनऊ में वो क्या है समान अनुभाग अधिकारी के पद पर पोस्टेड थे, और नवीन पद जब हुआ मिला उनको तो कौन सा मिला, तो अनुभाग अधिकारी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में क्या हुआ उनकी पोस्टिंग हो गई। ठीक है, तो ये क्या, ये कार्यालय आदेश के अनुसार जैसे एक नोटिस भेजा गया, यानी नीचे पद से क्या हुआ उनका जो है बदलाव जो है, नया जो पोस्ट है वो कहाँ पर मिला, अनुभाग अधिकारी के रूप में हो गया। वो कहाँ पर पोस्टिंग हुआ उनका जो है प्रयागराज में। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए, जैसे नाम में क्या हो जाएगा, सुरेश शर्मा अनुभाग अधिकारी कानपुर में थे ये। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये मतलब इनका नया पोस्ट क्या हो गया, तो सहायक सचिव, और ये लखनऊ में पोस्टेड हो गए। ठीक है, समझ गए आप लोग कार्यालय आदेश का जो है एग्जाम्पल। अब आइए देखिए निर्देश, यहाँ पर क्या दिया है, निर्देश भी दिया जाएगा कि देखिए स्थानांतरित अधिकारियों को आगामी 5 दिनों के भीतर अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। देखिए अभी क्या हुआ, एक कार्यालय के द्वारा ये आदेश दिया गया कि रमेश जी को जो है 5 दिनों के अंदर क्या है जाकर लखनऊ में क्या करना है, अपने पोस्ट को
मतलब जो है कार्यभार को क्या करना, ग्रहण करना। फिर क्या, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात इसकी सूचना तत्काल प्रशासन अनुभाग को दी जाए, यानी जैसे ही वो ग्रहण करते हैं वो क्या करेंगे, फिर प्रशासन अनुभाग को ये सूचित करेंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवीन पद को जो है वहाँ पे जाकर धारण कर लिया है। अब देखिए हस्ताक्षर में क्या है, जैसे जो जिनके तहत अमित कुमार प्रमुख सचिव गृह विज्ञान वहाँ बोलते थे ना, विभाग हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब क्या करेंगे, तो अब जैसे जो भी मैंने उन्होंने किया तो वो संबंधित अधिकारी को भेजेंगे, महानिदेशक प्रशासन उत्तर प्रदेश और संबंधित प्रश्नावली, यानी जो जो दस्तावेज उन्होंने तैयार किया उसमें क्या करेंगे, उसको सब कुछ को वो लगा कर क्या करेंगे, वहाँ पर प्रेषित करेंगे। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हम क्या देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो देखिए कार्यालय ज्ञापन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी एवं प्रशासनिक पत्राचार का साधन है। इसका प्रमुख प्रयोग एक ही विभाग या विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच सामान्य अथवा विशिष्ट सूचनाओं, अनुदेशों और नियमों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप निम्नलिखित तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। देखिए कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप क्या होता है। देखिए पहले क्या है आपका, प्रेषक विभाग या मंत्रालय का नाम, फिर क्या है आप नीचे में फिर क्या लिखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 1, पत्रांक संख्या देंगे, स्थानीय कहाँ पर आप से हैं, फिर दिनांक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जो भी जिस भी तिथि को आप भेजना चाहेंगे उस तिथि का नाम डालकर 2026 लिख देंगे। अब देखिए कार्यालय ज्ञापन विषय, ज्ञापन का विषय संक्षेप में लिखें, यानी जो भी आपकी समस्या है उसको क्या करना, संक्षिप्त में लिखना है। तो देखिए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि जैसे क्या प्रथम बिंदु और मुख्य सूचना, नहीं आप किस चीज़ के लिए मतलब वो अध्याचन आप देना चाहते हैं। द्वितीय बिंदु विस्तृत जानकारी या अनुदेश। तीसरा बिंदु यदि आवश्यक हो तब, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे आप जो है कार्यालय ज्ञापन में शामिल करेंगे। जैसे यह आदेश तत्काल प्रभाव से जो है लागू होता है, हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर के बाद क्या, अधिकारी का नाम लिखेंगे, अधिकारी का फिर दूसरे अधिकारी का नाम, फिर पद नाम, जैसे सचिव या उप सचिव, विभाग का नाम यानी किस विभाग से आप जो है ये भेजना चाहते हैं। फिर क्या करेंगे, प्रतिलिपि में आप क्या क्या चीज़ों को जैसे वहाँ पर शामिल करेंगे। तो देखिए प्रतिलिपि में क्या है, प्राप्तकर्ता का पद नाम विभाग 1, प्राप्तकर्ता का पद नाम विभाग 2, और संबंधित पत्रावली में आप क्या क्या चीज़ को वहाँ पर देंगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे आप लोगों को क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप लेना रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने मार्कशीट, आधार कार्ड, आय, ये सब कुछ को आप क्या करते हैं भर के फार्म के साथ संबंधित करते हैं, ताकि आपका स्कॉलरशिप जो है पास हो सके, आपको मिल सके, ठीक है। तो अब देखिए हम कार्यालय ज्ञापन लिखते समय जो है मुख्य सावधानियां क्या क्या बरतेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, शीर्षक यानी पृष्ठ के ठीक बीचों बीच कार्यालय ज्ञापन लिखा जाना चाहिए। जैसे आप किस चीज़ से संबंधित चीज़ों को रखना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, अपने शीर्षक को बनाएंगे। शैली क्या है, यह सदैव अन्य पुरुषों में लिखा जाएगा, यानी थर्ड पर्सन के में लिखा जाएगा। अभिवादन समापन, यदि इसमें कोई संबोधन जैसे महोदय या समापन शब्द जैसे भवदिया नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, महोदय या श्रीमान या भवदिया, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं उसका कार्यालय ज्ञापन में हम नहीं लिखते हैं। प्रतिलिपि में क्या होता है, प्रतिलिपि जो होती है अंत में बाईं ओर प्रतिलिपि सीसी लिख कर उन अन्य अधिकारी विभागों का विवरण दिया जाता है जिन्हें इस ज्ञापन की जानकारी जो है देनी आवश्यक होती है, ठीक है। यह भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मतलब कैसे था। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे हमने आपको बताया था, जैसे हमने लिखा है स्टूडेंट आप बिल्कुल उसी तरह से आप लिखिएगा, एग्जाम्पल के साथ आप कर देंगे तो वो सही रहेगा। देखिए यहाँ पर गृह विभाग लिखा, शायद मैंने गलती से गृह विज्ञान पढ़ दिया ना, तो गृह विभाग, ये सब आप लोग मतलब वीडियो को पॉज करके पहला दूसरा क्वेश्चन ये आप लोग अच्छे से जैसे इसी तरह से आप लोग वहाँ पर लिख देंगे तो आप लोगों को अच्छे मतलब 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें 3 या 4 आप लोगों को
जो है नंबर मिल जाएंगे। अब आइए देखिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, निविदा के प्रारूप पर विचार कीजिए। देखिए निविदा, जिसको हम हिंदी में देखिए इसका नाम निविदा है, लेकिन अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, टेंडर बोलते हैं। आप लोग कॉमन वर्ड हमेशा याद, मतलब आपके जुबान पर रहता है कि टेंडर। देखिए टेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, निविदा। तो सबसे पहले देखिए टेंडर होता क्या है। तो देखिए निविदा या टेंडर किसी सरकारी या निजी संस्था द्वारा निर्माण कार्यों, सामानों की आपूर्ति, सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जारी किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव आमंत्रण होता है। यह आदर्श मानक निविदा प्रारूप में पारदर्शिता, स्पष्टता और कानून बाध्यता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए टेंडर जो होता है ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके से होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक आदर्श मानक जो है तैयार किया जाता है, जिसमें पारदर्शिता, स्पष्टता और कानून की जो बाध्यता होती है। नहीं, ऐसा नहीं कि उस टेंडर को जो है फ्री छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ बंधन, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन जो है लगाए जाते हैं। अब देखिए निविदा के मुख्य घटक, यानी टेंडर के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। तो देखिए पहला क्या, शीर्षक और संदर्भ संख्या, यानी पत्र के शीर्ष पर विभाग का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, निविदा संबंध संख्या होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी भी चीज़ का आप टेंडर लेने जा रहे हैं, यानी जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखते हैं ना जो है दवाओं का भी टेंडर होता है, ठेका जो है क्या बोलते हैं, तालाबों का टेंडर होता है, आपका वाइन का टेंडर होता है। इसमें क्या होता है, उसमें शीर्षक जो है और विभाग का नाम, पता, ये सब चीज़ लिख कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, दिनांक और समय, यानी किस डेट पर आप ले रहे हैं और कितने दिनों के लिए ले रहे हैं, ये सब चीज़ लिखा। निविदा जारी करने की तिथि, बोली जमा करने का अंतिम तिथि और समय स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। ठीक है, यानी हर चीज़ का क्या होता है, टेंडर भी एक तरह से क्या है, नीलामी वाला होता है। जो जितना ज़्यादा कीमत लगाएगा टेंडर क्या होता है, उसी को मिलता है। ठीक है, फिर क्या है आपका तीसरा क्या है आपका, कार्य और सामग्री का विवरण। इसमें खरीदे जाने वाले सामान या करवाए जाने वाले कार्य की प्रकृति, गुणवत्ता और मात्रा का पूरा ब्यौरा होता है। फिर क्या, अनुमानित लागत यानी कार्य आपूर्ति का अनुमानित लागत या बजट का उल्लेख भी इसमें किया जाता है। नियम और शर्तें, भुगतान प्रक्रिया, डिलीवरी का स्थान, अनुबंध की अवधि और जुर्माना संबंधित कानून भी क्या होते हैं, इसमें होते हैं। धरोहर राशि, बोली दाताओं द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षित राशि या बयाना दिया राशि का जो है विवरण मतलब लिखा जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बोली तो लगा देते हैं लोग, लेकिन पैसा पूरा न होने पर क्या करते हैं, बयाना देकर उस टेंडर को ले लेते हैं। फिर जो है उसको लिख देते हैं कि हाँ कब तक वो पूरे कंप्लीट मतलब टेंडर का पूरा पेमेंट कर देंगे। तो वही है कि आपका बयाना, धरोहर जो राशि होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए निविदा दाता का विवरण और हस्ताक्षर। जो निविदा दाता जो होते हैं, यानी जो लेने वाले होते हैं, उनमें क्या है, कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, अनुभाग प्रमाण पत्र और सभी पत्रों पर क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यूनिकोड क्या। देखिए आप लोगों का कार्यालय हिंदी पेपर का नाम जरूर है, लेकिन उसमें क्या कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल डिवाइसों में दुनिया की सभी भाषाओं के अक्षरों और प्रतीकों को पढ़ने और लिखने की सुविधा देता है। यह हर अक्षर को एक विशेष नंबर देता है, चाहे कोई भी भाषा या प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, सरल शब्दों में जिस तरह किलोग्राम का उपयोग वजन मापने के लिए विश्व स्तर पर होता है, इस तरह कंप्यूटर में अलग अलग भाषाओं के अक्षरों को समझने के लिए यूनिकोड का जो है प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ऐसा नहीं है ना, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए, चाहे किसी भी जानवर का हो, चाहे मनुष्य का हो, किसी का भी वजन आपको नापना, तो हमेशा क्या करते हैं, हम किलोग्राम का ही यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या है, उसी तरह से चाहे भाषा आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे तेलुगु हो, सभी भाषाओं के लिए क्या है, यूनिकोड का जो है प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए अंग्रेजी के अक्षर एग्जाम्पल देखिए, अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी अक्षर ए का यूनिकोड क्या होता है, A+0041। ठीक है, क का यूनिकोड क्या होता है, U प्लस है, U+0041। उसी तरह से क का यूनिकोड क्या है, U+099 मतलब 915।
ठीक है। उसी तरह से इमोज का यूनिकोड क्या है, तो U+1F602, ये क्या है आपका यूनिक कोड है। ठीक है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं टिप्पण और टिप्पणी लेखन में क्या अंतर होता है। तो देखिए टिप्पण और टिप्पणी लेखन में बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर होता है। संक्षेप में, टिप्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी फाइल या मामले के समाधान के लिए विचार, तथ्य और नियम लिखे जाते हैं, जबकि उस प्रक्रिया के फलस्वरूप तैयार किया गया अंतिम लिखित दस्तावेज क्या होता है, टिप्पणी कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ आपको सुनने को मिल गया, कोई भी शब्द और कहा गया कि इस पे क्या है मतलब टिप्पणी लिखिए, तो उस शब्द से संबंधित अगर आपके मन में कोई विचार आता है, कोई तथ्य आता है और कोई आप नियम लिखते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया के स्वरूप जैसे आपने जो जो चीज़ों को अपनाया वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अंतिम रूप से जो भी आपके दस्तावेज तैयार होते हैं वही क्या है आपके टिप्पणी कहलाते हैं। अब आइए देखिए विशेषता, टिप्पण यानी नथिंग और टिप्पणी मतलब नोट। अब देखिए अर्थ में क्या है इसका मतलब, यह विचाराधीन मामले को सुलझाने या निर्णय लेने के लिए लिखे गए विचारों, तथ्यों और तर्कों की क्या होती है प्रक्रिया होती है, जबकि टिप्पणी क्या होती है यह उस प्रक्रिया के बाद तैयार की गई वह लिखित सामग्री या दस्तावेज है जिसे सहायक और अधिकारी जो है क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या है आपका टिप्पणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा प्रकृति यानी टिप्पण की प्रकृति क्या होती है और टिप्पणी की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए टिप्पण की प्रकृति क्या है, तो यह एक कार्य प्रणाली यानी क्रिया है, और जो टिप्पणी होती है वो क्या होती है रिजल्ट होती है यानी परिणाम होती है। उद्देश्य क्या होता है, तो टिप्पण का जो उद्देश्य होता है मामले का संपूर्ण विश्लेषण, पृष्ठभूमि और नियमों का उल्लेख करके उसे निर्णय के लिए तैयार करना। और इसमें टिप्पणी का क्या होता है जो है उद्देश्य तो संबंधित अधिकारी को स्पष्ट रूप से मामले का सार बताना ताकि वह उचित निर्णय या आदेश जो है इसको क्या कर सके दे सके। ठीक है। अब आइए देखिए कर्ता क्या होता है इसमें मतलब तो टिप्पण में क्या होता है, यह आम तौर पर कार्यालयों में लिपिक या कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा शुरू किया जाता है। और टिप्पणी क्या होता है, यह उच्च अधिकारियों या विशेषज्ञों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति या लिखित रूप में जो है यह दिया जाता है। अब स्थान क्या है, तो स्थान में देखिए यह जो है मुख्य पत्र या मिसिल के निचले भाग में लिखा जाता है। यह टिप्पण के बाद या अलग से एक स्पष्ट दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। ये देख लीजिए टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर होता है स्टूडेंट, ये चीज़ आप लोग जैसे हमने बताया बिल्कुल आप लोग हूबहू ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। जैसे टिप्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नोटिंग बोलते हैं, और इसमें टिप्पणी को क्या बोलते हैं नोट बोलते हैं। ठीक है। तो इसको जैसे हमने लिखा आप उसी तरह से लिख देंगे, आपको जो है 5 में 5 4 एकदम डेफिनेटली नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, साहित्यिक शोध के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य क्या होते हैं संक्षिप्त में लिखिए। देखिए साहित्यिक शोध का मुख्य उद्देश्य साहित्य, भाषा और संस्कृति की गहरी समझ विकसित करना। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, नए तथ्यों की खोज करना। दूसरा क्या है, साहित्यिक सिद्धांतों का विकास। तीसरा क्या है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक अध्ययन। चौथा क्या है, भाषा एवं शैली का अन्वेषण। और पांचवा क्या है, पुनर्मूल्यांकन। तो देखिए साहित्यिक शोध में पहला क्या दिया है आपका, नए तथ्यों का खोज। अब आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो देखिए नए तथ्यों का खोज में क्या है स्टूडेंट, देखिए साहित्यकारों और उनकी रचनाओं और उनसे जुड़े युग के बारे में अज्ञात या छिपे हुए तथ्यों को प्रकाश में लाना। दूसरा क्या है, साहित्यिक सिद्धांत का विकास, यानी साहित्य के अध्ययन, समीक्षा और मूल्यांकन के लिए नए प्रतिमानों और सिद्धांतों का निर्माण करना। तीसरा क्या है, साहित्यिक एवं सामाजिक अध्ययन, साहित्य के माध्यम से तत्कालीन समाज, संस्कृति, इतिहास और मानवीय मूल्य का विश्लेषण करना। चौथा क्या है आपका, भाषा एवं शैली का अन्वेषण, भाषा के विकास, उसकी संरचना, व्याकरण और रचनाकार की विशिष्ट शैली का वैज्ञानिक अध्ययन करना। पांचवा आपका क्या है, पुनर्मूल्यांकन, मतलब दोबारा से किसी चीज़ को फिर से मूल्यांकित करना। तो देखिए पुरानी मान्यताओं
पुरानी मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और स्थापित सिद्धांतों का तत्काल तार्किक विश्लेषण करके उनका नया और प्रासंगिक अर्थ जो है निकालना। तो ये क्या है, साहित्यिक मतलब शोध का जो है क्या क्वेश्चन था आपका, साहित्यिक शोध के उद्देश्य थे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप जैसे हमने बताया उसको आप उसी तरह से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, कंप्यूटर द्वारा पोस्ट निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। देखिए, कंप्यूटर द्वारा पोस्ट निर्माण एक आकर्षक और रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें मुख्य रूप से लेआउट तैयार करना, सही फॉन्ट, इमेज, रंगों का चयन शामिल होता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे कैनवा, फोटोशॉप, MS वर्ड की मदद से पूरी की जाती है, जो पेशेवर और व्यावसायिक जो है परिणाम क्या करते हैं, देते हैं। यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यावसायिक कार्यकर्ता हैं, वो सब क्या करते हैं, यही मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जैसे कैनवा, फोटोशॉप था, MS वर्ड का जो है मदद लेकर जो है सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं कंप्यूटर द्वारा पोस्ट निर्माण के प्रमुख चरण कौन कौन से। तो पहला क्या, उद्देश्य और ऑडियंस तय करना। ठीक है, क्या क्या मतलब जो है उसका क्या उद्देश्य होता है और ऑडियंस कहाँ से ला सकती है, जो है तय करना। सॉफ्टवेयर और उचित आकार का चुनाव करना। बैकग्राउंड और लेआउट बनाना। ठीक है, टेक्स्ट और इमेज यानी विषय वस्तु और चित्र को जोड़ना। रंगों का संतुलन। कॉल टू एक्शन एंड विवरण। अगर जैसे कि कोई समस्या हो गई किसी को तो तुरंत काला है तो उस पर क्या है, आप एक्शन ले सके और उसका विवरण दे सके। ये सब कुछ क्या कंप्यूटर के पोस्ट के जो है चरण होते हैं। फिर क्या, संपादन और डाउनलोड और प्रिंट। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ आप दिए तो अगर किसी को भी पसंद आए तो वो क्या कर सके, वो उसका मतलब जो है डाउनलोड करके उसका प्रिंट जो है निकाल सके। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये क्या था आपका कंप्यूटर का पोस्ट निर्माण करने की प्रक्रिया पर जो है टिप्पणी था। तो ये आपका पूरा हो गया स्टूडेंट। ठीक है, टोटल कितने आपके 7 क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस ईयर के आप लोगों को सॉल्व करा दिए। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास आज की कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और याद रखिएगा इस चैनल पर जो है हम आप लोगों का को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर के साथ साथ आप लोगों का जो भी माइनर सब्जेक्ट रहेगा उसके भी पेपर हम आप लोगों को कराएंगे। देखिए यहाँ पे 6 जुलाई नहीं होगा स्टूडेंट, ये टाइपिंग हम बहुत पहले कर चुके थे। आपका जो हिंदी का पेपर है वो आपका क्या है, अब 17 जुलाई को होगा स्टूडेंट। 17 जुलाई को 10 बजे से लेके 12 बजे तक, मॉर्निंग में 10 से 12 आप लोगों का पेपर की टाइमिंग जो है डिसाइड हुई है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।